गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पॉलिटी की 4th क्लास है। ठीक है, हम लोग बिना समय नष्ट किए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ओके, मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यहाँ पर की नहीं के है, ठीक है, के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 33। ठीक है, तो कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? 33 न्यायाधीश होते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो ऑप्शन उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 34। 3 4 34 होते हैं, क्योंकि 33 प्लस 1 कितने हो गए? 34। ठीक है, तो इस तरह से कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? कुल 8 थे, 7 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं कि कुल कितने 34 न्यायाधीश है, ये 2019 से हुए हैं। ठीक है, इससे पहले 34 नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शंस क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विधि मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कौन करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है राष्ट्रपति? आर्टिकल 126 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कैसा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, ऑप्शन बी लोकसभा की सलाह पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पहले की क्लास में, तो इसका उत्तर आप लोगों को मालूम होगा। आप लोगों में से जिस किसी ने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले की क्लासेस नहीं की हैं, आप उन्हें कर लें, जिससे आपको क्या मिलेगी? बहुत हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत मदद मिलेगी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं बताती चलूं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कहाँ के? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन भी आप इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक तरह का रिवीजन है, आप इस चीज का ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, एक दो, ज्यादा नहीं। ठीक है, रिवीजन के उद्देश्य से, ताकि आपको ध्यान आए कि आप पिछली क्लास में यदि आपने ध्यान ना दिया हो तो यहाँ पर ध्यान दे लें, और इसके साथ ही पिछली क्लास को भी देख लें, जिससे आपको फायदा मिल पाए, है ना, लाभ मिल पाए एग्जाम में। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी न्याय वेदों के मत, ऑप्शन डी संसदीय कानून। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? न्यायिक व्याख्या। ठीक है, मूल संरचना के सिद्धांत का क्या है? स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म संबंधित है किससे? ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी जनहित न्यायपालिका से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी न्यायिक स्वतंत्रता से।
इसका सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है जनहित न्यायपालिका से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, पेन और पेपर लेकर बैठे हैं ना आप लोग? ठीक है, नोटबुक है ना, जिससे अतिरिक्त जानकारी कोई भी मिले, जो भी मिलेगी उसे नोट कर लेना है। ठीक है, संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पड़ा हुआ है, इसे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से नंबर से आपका कोई रिश्ता नहीं है, क्वेश्चन पर केवल फोकस करते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था, ये हमें नीचे कुछ ऑप्शंस में बताया गया है। देखते हैं किसमें? संविधान के मसौदे में। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। तो राज्यपाल अभी कैसे सिलेक्ट होते हैं, होते हैं? नामित होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं राज्यपाल। और संविधान में इस बात पर बहस चल रही थी कि राज्यपाल निर्वाचित होंगे या नामित होंगे। ठीक है, तो नामित की जो बात रखी गई थी संविधान के बहस में, राज्यपाल के संदर्भ में, उसे ले लिया गया था और निर्वाचित राज्यपालों की जो चर्चा थी उसे छोड़ दिया गया था, ये कहा गया है। क्यों छोड़ दिया गया था ये देखते हैं। निर्वाचित राज्यपाल का तात्पर्य क्या होता है इसका? एक दूसरा निर्वाचन। ठीक है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचन प्रमुख जो होता है वो किस पर चुनाव लड़ता है? राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, कह रहे हैं। तो क्या सही है? नहीं, ये गलत है। निर्वाचन प्रमुख जो होता है वो व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़ता है। ठीक है, व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है? निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी सही है। तो कितना सही हो गया? कितने ऑप्शन? एक ऑप्शन सही है, तीन ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे। कहा गया है कि इन कथनों में से कौन सही है? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एक और दो। दो तो नहीं हो सकता क्योंकि दो क्या है? गलत है। तो जहां कहीं भी दो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया क्योंकि दो यहाँ भी है ना, और दो क्या है? ऑप्शन टू गलत है। इस तरह से कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल में अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 220, ऑप्शन डी अनुच्छेद 219। इसका सही उत्तर क्या होगा? राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है विधानमंडल के अवकाश के दौरान। ठीक है, और यहीं पर मैं आपको बताती चलूं कि राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सर्वाधिक संख्या किस राज्य की विधानसभा की है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सबसे ज्यादा संख्या है विधानसभा में। सदस्य संख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो नहीं इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। हमें बताना है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा जो होती है, विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है वो क्या न्यूनतम और अधिकतम कितनी हो सकती है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 40 तथा 400। 40 क्या है? न्यूनतम संख्या है, 400 अधिकतम संख्या है। ठीक है, इसी क्रम में ये आपको दिया गया है, इसका आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी 50 तथा 450। ऑप्शन सी 50 तथा 500। ऑप्शन डी 60 तथा 500। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी 60 तथा 500। ठीक है, लेकिन यहाँ आप इसके साथ ही जानते चलिए कि सभी राज्य की विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य या अधिकतम सदस्य की संख्या इतनी ही नहीं है ना। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो अपवाद कौन से हैं? अपवाद हैं मिजोरम और गोवा, जहाँ के मिजोरम और गोवा की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। ये अपवाद है, इन्हें पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है बहुत से एग्जाम्स में कि मिजोरम और गोवा राज्य की जो विधानसभा है उनकी सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सिक्किम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 32 है। कितनी है? 32 है। तो आप इन अपवादों को भी साथ में याद रखेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पर? सही नहीं है। जब कहीं भी सही नहीं है लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? हमें गलत ढूंढना है। जो भी नीचे स्टेटमेंट दिए गए होंगे, जो भी नीचे स्टेटमेंट ऑप्शंस दिए गए होंगे, हमें उसमें से एक गलत को चुनना है। ठीक है, गलत को चुनना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं किसके संबंध में? राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में प्रश्न हमसे किया गया है। ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है। ऑप्शन बी, सामान्यतः मुख्यमंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सही है। ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। ऑप्शन डी, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये सही है। तो गलत क्या हुआ? ऑप्शन सी। और यही हमें बताना था, गलत बताना था ना हमें। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी गलत है, जो कि हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? फिर से हमें क्या यहाँ पर क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है ना। गलत ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। हमने इससे पहले के क्वेश्चन में जाना कि वो क्या होता है? नियुक्त होता है ना, नियुक्ति होती है उसकी राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। ठीक है, सही है। ऑप्शन सी, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये भी क्या है? सही है। कौन? मुख्यमंत्री का पद, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। सही है। किसका कारकों पर बना रहना निर्भर करता है? मुख्यमंत्री का, क्योंकि प्रश्न किससे? मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो ये भी ऑप्शन डी भी क्या है? सही है। यहाँ पर हमें क्या, हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि ये गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? क्या कोरम गणपूर्ति क्या? हमें कोरम बताना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन केवल कोरम करके भी पूछा जा सकता है, कोरम लिखकर भी पूछ लेंगे कि कोरम क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कोरम गणपूर्ति पूछा गया है, ये भी इस तरह से भी पूछ सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर। तो हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। यहाँ पर काम हो गया है, आप इस जो मात्रा लगी है काम के बीच इसे नोटिस मत करिएगा, ये नहीं है, ठीक है। अभी ठीक है, कम हो। ऑप्शन बी सदन की कुल सदस्यता का आधा। ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्यता का 1/3। ऑप्शन डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी क्या हो, अधिक हो, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोरम गणपूर्ति। कोरम क्या है? कोरम होता है, कोरम में होते हैं 10 सदस्य या फिर कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, वो क्या कहलाता है? कोरम कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? कौन सी निधि आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए किसी राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आकस्मिक निधि की बात करें तो इसका उत्तरदायी कौन होता है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है किसी राज्य का विधानमंडल, ठीक है। ये आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 267 में 267 में इसका उल्लेख है आकस्मिक निधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक याद आ गया, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मनी बिल। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित किया गया हो, कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? जब विधानसभा ने एक बार पारित कर दिया हो विधेयक को, वो धन विधेयक नहीं है, ठीक है, तब जो है वो कितने माह तक विधान परिषद में रह सकता है, कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ऑप्शन से 1 माह से अधिक नहीं। ऑप्शन बी 2 माह से अधिक नहीं। ऑप्शन सी 3 माह से अधिक नहीं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या कह रहा है? विधान परिषद में 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता, ठीक है। ये तब है जब मनी बिल नहीं है। विधेयक क्या है? मनी बिल नहीं है, सामान्य विधेयक है, ठीक है। कोई भी सामान्य विधेयक 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता विधान परिषद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, अलग अलग पढ़िएगा। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उसे उस रिट को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन से मात्रा हटा लीजिए आप। उस रिट को कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए हैबियस कार्पस। ऑप्शन बी मैंडमस। ऑप्शन सी प्रोहिबिशन। ऑप्शन डी क्वो वारंटो, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न में कहा गया है कि न्यायपालिका एक ऐसी याचिका, ठीक है, जिसमें न्यायपालिका कहती है, आदेश देती है, जारी करती है, क्या कहती है? कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से, कि वो ऐसा कार्य करे जो उसके शक्तियों के अंतर्गत आता हो, है ना। ऐसा कहने के लिए जिस याचिका का प्रयोग करती है न्यायपालिका, उसे क्या कहते हैं? उसे मैंडमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। हिंदी में इसे परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। यहाँ बात कहा गया है उस रिट को कहा जाता है ना, वो रिट कौन सी है? मैंडमस है। रिट की बात हुई है तो रिट कितनी प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है। कितनी? 5 प्रकार की, जिनके नाम क्या है? हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियो
ये इंग्लिश में नाम है, ठीक है। हिंदी में क्या नाम है, नोट कर रहे हैं ना आप लोग नोटबुक में, ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप लोग, है ना। हिंदी में क्या नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षा। ये रिट्स के हिंदी में नाम है। तो 5 प्रकार की रिट होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान उच्च न्यायालय का प्रावधान है ना, यूटीज के लिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी अनुच्छेद 242, ऑप्शन डी अनुच्छेद 239। ठीक है, ऑप्शन अनुच्छेद 239। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अनुच्छेद 239 के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है यूटीज के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यूटीज यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश, ये तीनों ही एक ही हैं। और किस भाग में आते हैं यूटीज, यूटीज आते हैं भाग 8 में, पार्ट 8 में आते हैं, शामिल हैं। ठीक है, पार्ट 8 में यूटीज शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ उत्तर गलत मेंशन हो गया है, आप इसे डी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है ना। संविधान में अनुसूची दी हुई है, अनुसूची शेड्यूल्स। ठीक है, 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, किसमें देखते हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमें, ऑप्शन ए अनुसूची 6, ऑप्शन बी अनुसूची 7, ऑप्शन सी अनुसूची 8, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अनुसूची 7। इसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। कौन सी 3 विधायी सूचियां हैं, सूची पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। आप लोग नोट कर रहे हैं ना ये सब कुछ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए क्योंकि ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, उस समय याद भी नहीं हो रहा होगा, तो अभी फिर से जब पढ़ रहे हैं आप या पहली बार पढ़ रहे हैं तो नोट करते हुए चलिए, ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो। ठीक है, तो 3 सूची कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, संघ सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार और संघ सरकार, दोनों ही सरकार समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संघ सरकार का बनाया कानून क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ओके, ये क्या थी, अतिरिक्त जानकारी थी। ठीक है, इस प्रश्न से अतिरिक्त। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ऑप्शन डी ए और बी। ए और बी में कौन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो कौन सा सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाई कोर्ट में क्या होती है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, अनुच्छेद है आर्टिकल 224 के तहत कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में होती है। कहाँ होती है, उच्च न्यायालय में होती है। ये क्वेश्चन इसका आर्टिकल से जुड़ा हुआ भी पूछा जाता है, आर्टिकल 224। कौन सा, 224। ठीक है,
जिसके अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कितनी? 3 सूचियों को। निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ठीक है, किसके संदर्भ में? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? देखते हैं, ऑप्शंस तो देख लें पहले, है ना। ऑप्शंस क्या है? अनुच्छेद 4 तथा 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 तथा 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 तथा 142, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 तथा 246। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 तथा 246। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। राज्य सरकार दोनों ही है, नहीं है, यहाँ पर कट कर दिया है मैंने। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। इस प्रश्न से पहले एक दो प्रश्न पहले मैंने आपको इसी क्लास में बताया है कि समवर्ती सूची एक ऐसा समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार या संघ सरकार दोनों ही कानून क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। याद आया? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था संघ सूची पर कौन सा कानून बनाता है? संघ सरकार बनाती है। संघ सरकार या केंद्र सरकार दोनों एक ही हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। और राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कारपोरेशन कर, ऑप्शन बी कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, ऑप्शन सी रेलवे किराया तथा भाड़े पर कर, ऑप्शन डी कस्टम। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। ठीक है, इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के, यहाँ स्पेस होना चाहिए था, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंध किस भाग में दिए गए हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है भाग 10, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 12, ऑप्शन डी भाग 13। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध क्या हुआ है? दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? सही उत्तर है। केंद्र राज्य विधायी संबंध जो हैं ये भाग 11 में दिए गए हैं। भाग 11 के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल 245 से 255 तक शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है। कौन सा आयोग? सरकारीय आयोग। ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शन ए राजस्व वितरण से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता से, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का
सही उत्तर है। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे? केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। ये जो सरकारी आयोग है, क्या है? सरकारी आयोग RS सरकारिया है ना, जस्टिस RS सरकारिया इनका नाम है। ये सरकारी आयोग, इस पर क्वेश्चन और जो बनते हैं, अन्य प्रश्न बनते हैं, उनके संबंध में थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। तो जस्टिस RS सरकारिया आयोग कब गठित हुआ था? 1983 में, 1983 में। ठीक है, ये जो आयोग गठित हुआ था, जस्टिस RS सरकारिया के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य थे। कितने? 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, वो 2 अन्य सदस्य कौन थे? उनके नाम इस प्रकार हैं, B शिवरमन और दूसरा नाम है SR सेन। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने अपनी नोटबुक में? गुड। और ये रिपोर्ट कब सौंपी गई थी सरकारी आयोग की? 88 में, 1988 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। आयोग कब गठित हुआ था? 1983 में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से कि सरकारी आयोग कब गठित हुआ था? 1983 में। सरकारी आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1988 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कब की जा सकती है? किन परिस्थितियों में? कौन सी परिस्थितियां होंगी? ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन बी। आक्रमण, ऑप्शन सी। आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेशनल इमरजेंसी कब घोषित कर सकते हैं? युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 352 का प्रयोग करके घोषित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं हम इस प्रश्न के। अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 356। 52 में क्या होता है? 352 में होता है नेशनल इमरजेंसी। 56 में क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। एक आर्टिकल आपको और मिलेगा 360, जिसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। अगर वित्तीय आपातकाल आपसे पूछा जाए तो वो किस अनुच्छेद में होगा? 360 में होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल द्वारा। यदि आपातकाल लगा हुआ है देश में या देश के किसी भाग में, तो विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। हाँ, कैसे? संसद द्वारा। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। एक वर्ष कितनी बढ़ाई जा सकती है? एक बार में, संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। कब? आपातकाल के समय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 की उद्घोषणा का आधार नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी वायु आक्रमण, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। इसका सही उत्तर क्या होगा? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। इसकी जगह पर आंतरिक अशांति को
हटा दिया गया, इस शब्द को हटा दिया गया। इसके आधार पर अब आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस शब्द को हटा दिया गया है। तो इसकी जगह पर क्या लाया गया है? इसकी जगह पर लाया गया है सशस्त्र विद्रोह को। ठीक है, कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूं मैं आपको। ओके, भूलिएगा मत, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शंस क्या हैं? राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारण के लिए, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। तो जो वित्त आयोग बनाया जाता है, फाइनेंस कमीशन, प्रति 5 वर्ष पर, वो क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए इस वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया जाता है? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कौन करता है वित्त आयोग का गठन? राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। नोट कर रहे हैं आप लोग नोटबुक में, बहुत आराम से नोट कर लीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला वित्त आयोग कब बना था? सबसे पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? उस वित्त आयोग के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी अध्यक्ष थे पहले वित्त आयोग के। ठीक है, ये क्या है? एक्स्ट्रा जानकारी है ना? इसे आप लोग नोट कर चुके हैं, है ना? ऐसा मैं मान लूं? ठीक है, मान लिया क्योंकि आप नोट कर चुके हैं। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।